सो हाय एवरीवन। इस लेक्चर में हम सबसे पहला यूनिट डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो कि एमपीपीएससी का पहला यूनिट है सिलेबस का। ठीक है, सो हम इसको डिस्कस करते हैं। इस लेक्चर में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे की कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज़, जिसके अंदर हम एंशिएंट इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन, भारतवर्ष, वेदा, उपनिषद, अरंक्या, ब्राह्मण ग्रंथ, सद्ध दर्शन, स्मृतियाँ, रित सभा समिति, गणतंत्र, वर्णाश्रम, पुरुषार्थ, संस्कार, पंच महाविद्या, महायज्ञ, प्रिंसिपल ऑफ कर्मा, बोधिसत्व और तीर्थंकर, ये वाला हम यूनिट होलिस्टिकली पूरी तरीके से जो है हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यूनिट 1 हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो एंशिएंट इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन क्या है? एंशिएंट इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन आप इसके वर्ड से ही जान सकते हो, एक ट्रेडिशन है। ठीक है, जो कि किसको करता है? जो ट्रेडिशन है जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होता है। अब जनरेशन ट्रांसफ़र कर रहे हैं, हम किस चीज़ को कर रहे हैं? एंशिएंट इंडियन नॉलेज को। ठीक है, एज यू कैन सी इट इज़ अ वास्ट रिच बॉडी ऑफ नॉलेज दैट हैज़ बीन पास डाउन थ्रू द जनरेशंस। मतलब वो नॉलेज, वो एंशिएंट नॉलेज जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र हो रही है, तो मतलब वो एक ट्रेडिशन बन गया। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लें, एग्जांपल लेने से पहले हम समझेंगे कि जो है डिफरेंस ऐसी कौन कौन सी फील्ड्स हैं जिससे हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, अब हम ट्रांसफ़र किससे कर सकते हैं? एक तो हम ओरल तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, स्क्रिप्चर्स के थ्रू कर सकते हैं, और अब कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं जो हम डेली यूज़ में करते हैं, उनसे भी ट्रांसफ़र चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, अच्छा ये भी ठीक है। अब डिफरेंट फील्ड कौन कौन सी हो सकती है? आर्ट्स, फिलोसफी, साइंस, मैथमेटिक्स, ठीक है, सोशल सिस्टम, आर्किटेक्चर, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी। और आपने देखा होगा कि अगर हम आर्ट की बात करें तो जनरेशन टू जनरेशन आर्ट कैसे ट्रांसफ़र होती है। अगर हम देखो गुप्तास के आर्ट, टेम्परेचर के आर्किटेक्चर, वो आज तक फॉलो हो रहे हैं। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, ठीक है, ग्रेजुअली वो अब प्लेटफॉर्म बेस्ड आर्किटेक्चर होता था, उसके बाद नगारा स्टाइल आया, साउथ में द्रविड़ स्टाइल हो गया। तो ये ऐसे जो आर्किटेक्चर स्टाइल्स डेवलप होते गए। ठीक है, फ़िलासफ़ीज़ आई, जो फ़िलासफ़ीज़ जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होती रही। साइंस हम देखें, ठीक है, साइंस में जैसे ज़ीरो का आविष्कार देख लो आप, वो हुआ तो वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र हुआ। ठीक है, आइडियाज़ ट्रांसफ़र हुए, मैथमेटिक्स के आइडियाज़, ट्रिग्नोमेट्री जो है आप पास में इसका रिलेवेंस देख सकते हो, वो आज भी उसका मतलब इम्पोर्टेंस है। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, मेडिसिन, सुश्रुत ने जो काफ़ी चीज़ें डेवलप करी, पतंजलि योगा आज भी फेमस है। ठीक है, तो ये नॉलेज जो है वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होती है। तो पहले आपको यही बताया गया एंशिएंट इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन, जो कि जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होता है। नाउ द टर्म्स कम्स द सेकंड वन इज़ भारतवर्ष। भारतवर्ष है क्या? भारत, ये वेदास में भारत का नाम जो है दर्शाया गया, मेंशन है कई बार। ठीक है, तो अब उसको ड्राइव करा गया भारत वेदास। वेदा में बताया गया है भारत के बारे में। ठीक है, अब भारत क्या है और वर्षा, ठीक है, वर्ष इट रिप्रेजेंट इटसेल्फ अ एंशियंट लैंड। तो भारत वर्ष, ठीक है, तो उस जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, वो पूरा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसका नाम भारत वर्ष पड़ गया। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा वेदास। वेदास क्या है? वेदास जो है, वेदा का मतलब होता है बेसिकली नॉलेज या विजडम, और इसमें ये बेसिकली संस्कृत वर्ड है। ठीक है, उसमें मेंशन है इसका मतलब नॉलेज एंड विजडम। अब वेदास कंटेन क्या करता है? व्हाट डज इट हैव? तो इट कंटेन्स हाइम्स, प्रेयर्स, रिचुअल्स, फिलोसफिकल टीचिंग्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें ये कंटेन करता है। जैसे काफ़ी प्रेयर्स हुई, मंत्र हुए, रिचुअल्स हुए कि कर्म कांड हुए कि कैसे क्या चीज़ें करनी, वो चीज़ ये कंटेन करता है। ठीक है, तो आपको वेदास क्लियर होगा। वेदास का मतलब होता है नॉलेज और विजडम, जो कि एक संस्कृत टर्म है। ठीक है, अब इसके अंदर होता क्या है? वेद के अंदर, वेदों के अंदर मंत्र होते हैं, प्रेयर्स होती हैं, रिचुअल्स होते हैं, फिलोसफीज़ होती हैं, फिलोसफिकल टीचिंग्स होती हैं। ठीक है, अब जो ये वेदास हैं, ये कंपोजिशन क्या करता है? किस किस चीज़ों के बारे में इसका कंपोजिशन है? इसमें देखो 4 वेद हैं। ठीक है, वो 4 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, अब और थोड़ा इन डेप्थ में देखें। अब इन डेप्थ में देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि अगर ऋग्वेद की बात करते हैं, सबसे पहले ऋग्वेद ही है जो मेंशन था, उसके बाद लेटर वैदिक पीरियड में यजुर्वेद, बाकी सारी चीज़ें ग्रेजुअली एंटर होती गई। अब ऋग्वेद के अंदर हम देखेंगे तो हमें 10 मंडल मिलते हैं। अब हर मंडल में एक एक की डिस्क्रिप्शन है।
कि 7वें मंडल में हमारा क्या है, 8th मंडल में क्या है, ये चीज़ें। अब एक्चुअली ऋग्वेद में है क्या, तो ऋग्वेद में हमारे वेरियस हाइम्स मंत्र वगैरह हैं फॉर डिफरेंट डेटीज़ मतलब जो भी हमारे देवी देवता उनके बारे में मंत्र है। तो सबसे ज़्यादा उस टाइम ज़्यादातर इंद्र वगैरह पूजे जाते थे, ठीक है, सबसे ज़्यादा इन्हीं को इम्पोर्टेंस दी गई है, तो उनके बारे में काफ़ी मंत्र मिलेंगे। सेकंड आता है हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद में हमारे रिचुअल्स और सेरेमनीज़ के बारे में बताया गया है। ऐसी सामवेद है, सामवेद में हमारे जो कंपोजिशन ऑफ चैंट्स है, मेलोडीज़ है, मतलब जो सॉन्ग्स हैं, मतलब गा गा के जो ईश्वर की प्रार्थना करी जाती है, उनके बारे में रिचुअल्स वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। थर्ड है अथर्ववेद। अब ये क्या होता है, डेली लाइफ में चार्म्स, स्पेल्स, ठीक है, रिचुअल पर्पसेस में जो हम करते हैं, मतलब डेली वे ऑफ लाइफ में आप चीज़ों को कैसे कर सकते हो, बेसिकली थोड़ा बहुत जैसे टोने टोटके वाली चीज़ें भी, ब्लैक मैजिक टाइप की भी चीज़ें आपको इसमें अथर्ववेद में देखने को मिलेंगी। अब वेद जो है, ठीक है, वो वेद जो 4 पार्ट में डिवाइडेड है। अभी इससे पहले हमने देखा था कि वेद किस किस चीज़ों से रिलेटेड कंपोजिशन है उसका, ठीक है, तो वो 4 चीज़ों से मिल गया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा वेद। वेद के में 4 पार्ट हैं। अब उस 4 पार्ट को हम कैसे सेग्रीगेट करेंगे, तो वो ऐसे है कि उपनिषद पहला, संहितास, ब्राह्मण्स और अरण्यकास। अब उपनिषद क्या है, तो इसको ऐसे याद कर सकते हो आप, USB उज़्बा, ठीक है, इसको ऐसे याद कर सकते हो। अब उपनिषद में क्या है, उपनिषद बेसिकली ना फिलोसफिकल टेक्स्ट है, जिसके अंदर मतलब ज्ञान की बातें होंगी, धार्मिक बातें होंगी, स्पिरिचुअल बातें होंगी, ठीक है, मेडिटेशन के बारे में बताया गया होगा, और हमारे जो नेचर के एग्जिस्टेंस के बारे में बताया गया, उपनिषद उन पे बात करता है। तो उपनिषद किस पे बात करता है, स्पिरिचुअल नॉलेज पे करेगा, मेडिटेशन पे करेगा, नेचर हमारा कैसे एग्जिस्ट कर रहा है उसके बारे में बात करेगा, ठीक है। संहिता में क्या होता है, संहिता में होता है कि हमारे जो मंत्र वगैरह होंगे, हाइम्स होंगे, मंत्र होंगे, उसके बारे में बताता है। ब्राह्मणास क्या होते हैं, ये टेक्स्ट होता है एक्चुअली, जो आज के हम ब्राह्मण्स देखते हैं, एक्चुअली वो ब्राह्मण्स एक टेक्स्ट बुक होती थी, उसका नाम होता था, उसको पढ़ते पढ़ते जो लोग आज ब्राह्मण कहलाते हैं, वो एक्चुअली टेक्स्ट होता था उनके नाम पे, जो वो उनको पढ़ते थे उनको ब्राह्मण कहने लगे। तो ये ऐसे ट्रेडिशन एक चलता रहा, ठीक है, ओरल ट्रेडिशन हो गया, तो उनको कहने लगे। तो बेसिकली ये टेक्स्ट एक्सप्लेनिंग किसको एक्सप्लेन करता है, ब्राह्मण्स, रिचुअल्स जो भी सेरेमनीज हो रही हैं उनके बारे में एक्सप्लेन करेगा, सेक्रीफाइसेस मतलब उस टाइम बलि वगैरह दी जाती थी, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करते हैं, रिचुअल्स के बारे में बताते हैं, तो वो उसके बारे में टेक्स्ट लिखा होता था। एक्चुअली बेसिकली इट्स अ बुक। फिर होता है अरण्यकास। अरण्यकास में बेसिकली ये मेडिटेटिव टेक्स्ट होते हैं, एक्सप्लेनिंग इन मतलब जो जंगल्स वगैरह में एक्सप्लेन कर रहे हैं उनके रिचुअल्स के बारे में, और ये डीपर अंडरस्टैंडिंग बताता है मेडिटेशन के बारे में कि आप एकांत में जाकर ध्यान वगैरह और ये चीज़ें कैसे चीज़ें हो सकती हैं, और ज्ञान के बारे में देगा, फिलोसफिकल टीचिंग्स देगा। तो ये बेसिकली 4 चीज़ें हैं जो वेद्स में 4 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो इसको। तो उपनिषद हो गया, संहितास हो गया, ब्राह्मण्स हो गए और अरण्यकास हो गया है, ठीक है। उपनिषद में बेसिकली आपकी आध्यात्म की बातें, ज्ञान की बातें आ जाएंगी, नेचर का एग्जिस्टेंस आ जाएगा। संहितास में आपको मंत्र वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है, मंत्रों साइम वगैरह मिल जाएंगे। ब्राह्मण्स आपके बेसिकली टेक्स्ट होते हैं जो आपके रिचुअल्स सेरेमनीज इन सबको बताएगा, ठीक। अरण्यकास में बेसिकली डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेडिटेशन, ठीक है, रिचुअल्स के बारे में, इन सब की चीज़ों के बारे में आपको देखने मिलेंगे। ये वेद का पार्ट है। अब वेद की फ़िलासफ़ीज़ कौन कौन सी, क्या क्या मतलब क्या फ़िलासफ़ी है वेद की, तो वेद में एक्चुअली बेसिकली 4 फ़िलासफ़ीज़ पे काम करता है। एक तो कॉस्मोलॉजी, ठीक है, दूसरा धर्म, तीसरा ब्रह्म एंड आत्मा, और ठीक है, और जो हमारा चौथा है कर्म। इन 4 फ़िलासफ़ीज़ पे काम करता है। अगर हम इसकी बात करें कॉस्मोलॉजी की, ठीक है, कॉस्मोलॉजी की, तो कॉस्मोलॉजी में हम देखते हैं कि भाई जो हमारा ब्रह्मांड है, ठीक है, यूनिवर्स है, वो कैसे बना। अगर मैं यहाँ पे आपको बात करूँ कि अभी जो रिलेवेंट है बिग बैंग थ्योरी, वही तो बता रही है यहाँ पे कि हमारा एक्सपेंड कॉस्मोलॉजी कैसे क्रिएशन हमारा यूनिवर्स का, वही हमने बहुत पहले बता दी थी, वेद्स में लिखा हुआ है, आप खुद देख सकते हो, ठीक है। अब इसको इसके अंदर जो भी फोर्स कौन सी काम कर रही है, तो बेसिकली वेद्स में हमारे ये भी चीज़ में इस फिलॉसफी पे काम करता है, ठीक है। ये बताता है कि क्या कॉस्मिक ऑर्डर है, क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें मेंशन है, इसकी एक फिलॉसफी है कॉस्मोलॉजी।
सेकंड वेद डिस्क्राइब करता है धर्म को। धर्म क्या है? धर्म बेसिकली क्या है? एक राइटियस पाथ है, एक सच्चाई का मार्ग है जिसको आप फॉलो करो, अपनी ड्यूटी करो और लॉ करो। ठीक है, एक उस आधार पे चीज़ें होनी चाहिए जो हम कहते हैं धर्म पे चलना चाहिए हमें। बेसिकली इट इज़ अ राइटियस पाथ। थर्ड इज कर्म। कर्म मतलब कि आपका एक्शन क्या है। ठीक है, एवरी एक्शन हैज़ देयर कॉन्सिक्वेंसेस। आज अपने जीवन में आप कोई भी डिसीजन लेते हो, ठीक है, आप कोई भी एक्शन कर रहे हो तो उसके सर्टेन कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, तो वो आपका कर्म हो गया। इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो कर्म आप कोई सा भी कर सकते हो, बट इट हैज़ सर्टेन कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, फोर्थ है आपका जो वैदिक फिलॉसफी है वो काम करती है ब्रह्म और आत्मा में। ठीक है, अब ये ब्रह्म और आत्मा हमने देखा था कि आप अगर देखोगे तो हमने 4 इसके वेद के पार्ट पढ़े थे। उपनिषद, ठीक है, उपनिषद रिकॉल करो, संहिताज, ठीक है, चौथा ब्राह्मणस और फोर्थ इज अरण्यकास। और हमने जब इसको डिस्कस करा था तो हमने उपनिषद को पढ़ा था कि ये फिलोसफिकल टीचिंग्स को बताता है। ठीक है, अब फिलोसफिकल में पार्ट क्या है? ब्रह्म और आत्मा। तो उपनिषद बेसिकली डील करता है कि आपकी किस पे? वैदिक लिटरेचर वाले पार्ट पे, कि ब्रह्म क्या है? ब्रह्म फोकस ऑन सोल। ठीक है, सोल क्या है? हमारी आत्मा। ठीक है, एंड द अल्टीमेट रियलिटी क्या है? अल्टीमेट रियलिटी क्या है? वो है हमारा ब्रह्म। तो मतलब ब्रह्म और आत्मा दो एंटिटी हैं जो कि अल्टीमेट ट्रुथ है। ठीक है, वैदिक बेसिकली इसी को फॉलो करता है। ये हम आगे देखेंगे कि हमारी जो 4 फिलॉसफीज हैं उसमें भी ब्रह्म और आत्मा की बात करी गई है। तो ब्रह्म इज अल्टीमेट अ गॉड एंड आत्मा अ सोल। तो ये हमारी दो एंटिटी हैं। इस चीज़ पे फिलॉसफी पे काम करता है या बताता है वेद, ये 4 चीज़ों को डिस्क्राइब करता है। मूविंग फर्दर कि वैदिक रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस। अब वेद के अंदर जो काफ़ी सारे रिचुअल्स हैं, सेक्रीफाइसेस हैं, वो किस चीज़ पे होते हैं? तो उसमें मतलब बेसिकली तीन मीडियम्स हैं वेद में, कि भाई वेद के अंदर 3 मीडियम है। अब आप देख सकते हो कि मतलब कैसे हमने देखा कि फिलॉसफी से काम करा, अब कोई तो मीडियम होगा ना जिसके थ्रू हम चीज़ों को करेंगे या फॉलो करेंगे। मंत्र हैं तो जैसे आप देखते हो यज्ञ होता है तो उसमें हम आहुति देते हो, तो आहुति किस में देते हो? आप अग्नि में देते हो, तो फायर अग्नि इज़ वन ऑफ द रिचुअल जिसको आपको ऑफरिंग, आपको डिवाइन ब्लेसिंग मिलेगी अगर आप उसमें अग्नि को ऑफरिंग देते हो तो। ठीक है, फिर सोम यजन, मतलब ऑफरिंग आप अग्नि में दे रहे हो तो आप किस चीज़ की दे रहे हो? सोम की दे रहे हो। सोम इज़ बेसिकली अ सैक्रेड प्लांट जो कि आप उसकी आहुति देते हो। आप देखते हो ना वो आहुतियाँ जब डालते हो तो आप सर्टेन सीड्स और इसके ब्रांड का मिक्सचर डालते हो, तो वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो ये हमारे रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस हैं। अब इसके अंदर जो आपका अगला टर्म आता है वो आता है ग्रंथ। ग्रंथ आपने देखे होंगे कि ग्रंथ क्या होते हैं? ग्रंथ बेसिकली बुक्स होती हैं। ठीक है, विच इज़ बेसिकली अ बुक्स और स्क्रिप्चर्स। ठीक है, ये हमारे देखने को मिलता है। ग्रंथ इज बेसिकली बुक। आपने देखी होंगी हिंदू ग्रंथ, सिख ग्रंथ, जैन ग्रंथ। बेसिकली इट इज़ अ सेक्रेड बुक जो आपको वेरियस रिलीजन्स में देखने मिलती हैं। नेक्स्ट टर्म है आपका सददर्शन या षट दर्शन। अब ये जो हमने बात करी 6 इंडियन फिलॉसफीज़ हैं। ठीक है, 6 इंडियन फिलॉसफीज़ हैं जो अंडरस्टैंड करती हैं डिफरेंट अप्रोचेज ऑफ लाइफ, रियलिटी और नॉलेज। मतलब जीवन जीने के 6 रूल्स नहीं कहेंगे बेसिकली इसको कहेंगे वे ऑफ लाइफ, जो हमें देखने को मिलती है वेद्स के अंदर। अब वो कौन कौन सी है? न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत। इसके अलावा अगर मैं कहूँ कि 3 और एस्थेटिक फिलॉसफीज़ हैं। ठीक है, अब वो फिलॉसफीज़ कौन सी हैं? नास्तिक वाली हैं। वो ईश्वर में विश्वास नहीं रखेंगी, बट ये जो है ईश्वर में विश्वास रखने वाली फिलॉसफीज़ होती हैं बेसिकली। तो हम पहली फिलॉसफी डिस्कस करेंगे न्याय। न्याय क्या है? आप देखो, खुद सोचो, अगर आप किसी को न्याय दे रहे हो तो कैसे दोगे? एक रेशनल थॉट रखोगे,
जो किसी भी ना पॉजिटिव और नेगेटिव से बाइंड हो, सही और गलत से बाइंड ना हो कि क्या सही है क्या गलत है, तब आप निर्णय ले सकते हो जो आप रेशनल होगे। ठीक है, करेक्ट नॉलेज आपको पता होगी, रेशनल होगी, करेक्ट नॉलेज पता लगेगी आप, ठीक है, आप लॉजिक और रीजनिंग से उसका न्याय कर सकते हो। तो ये एक फिलॉसफी थी कि आप सत्य के या सही और गलत को चुन के आप सीधे लॉजिक्स पे और उस पर चलते रहोगे। ये एक वे ऑफ लाइफ हो गई। दूसरी वे ऑफ लाइफ हो गई वैशेषिक। इसमें क्या होता है कि ये बताता है हमें कि जो यूनिवर्स है या जो ब्रह्मांड है वो सिर्फ इनविजिबल पार्टिकल से बना हुआ है, अणु से बना हुआ है, एटम से बना हुआ है। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आपने देखा होगा एटम्स को ब्रेक नहीं कराया जा सकता। ठीक है, एटम्स के अंदर हम अगर साइक्लिंग चेन देखें तो उसमें रिएक्शंस हैं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये चीज़ों का मिश्रण रहता है, बट इट कैन नॉट बी फर्दर डिस्ट्रक्टिव। वो टूट नहीं सकता, वो इंडिविजिबल है। थर्ड फिलॉसफी हमारी डुअलिस्टिक फिलॉसफी। ठीक है, अब इसमें दो चीज़ें बताई गई हैं, पुरुष और प्रकृति, मतलब कॉन्शियसनेस और मैटर, ये दोनों चीज़ें इंटरकनेक्शन है, इनका इंटरेक्शन होता रहता है, इसी से ही हमारा ब्रह्मांड जो है या यूनिवर्स जो है चल रहा है। देख रहे हो आप, हमने क्या करा, वेद्स को, बाकी जो हमारी फिलॉसफीज़ हैं उसी की हम डिस्कस कर रहे हैं ना कहीं यूनिवर्स की बात आ रही है कि जो हमारा यूनिवर्स है वो एटम से बना, अनब्रेकेबल है, चीज़ें न्याय पे चल रहा है, फिलॉसफीज पे चल रहा है, पुरुष प्रकृति से मिलके बना हुआ है। तो आप देखोगे कि इन चीज़ों का यहाँ पे कहीं ना कहीं इंटरकनेक्शन, इंटर रिलेशन देखने को मिलता है। फिर हमारी फोर्थ फिलॉसफी आती है योग की। ठीक है, योग क्या है, आप सेल्फ डिसिप्लिन से चलो। अगर आप या आर्मी की लाइफ देखो तो सेल्फ डिसिप्लिन से चलते हैं। ठीक है, सेल्फ डिसिप्लिन से चलेंगे, मेडिटेशन, अचीविंग स्पिरिचुअलिटी, लिबरेशन, मोक्ष की तरफ जाएंगे। मतलब आप डिसिप्लिन से आप मोक्ष की तरफ भी जा सकते हो। ये बेसिकली पतंजलि ने दिया था। ठीक है, हमारी फिफ्थ फिलॉसफी आती है मीमांसा। मीमांसा क्या करता है कि ये मतलब बेसिकली धर्म पे चलने की बात बताते हैं। ठीक है, फोकस ऑन द धर्म। अब जो हमारे वेद हैं, वेद के अंदर काफ़ी हमारे रिचुअल्स हैं, सेरेमनीज हैं, उनको फॉलो करते हुए आप धर्म पे चलो, आपको अल्टीमेटली मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, फिर लास्ट आता है हमारा सिक्स्थ, वेदांत फिलॉसफी। ठीक है, अब वेदांत फिलॉसफी में क्या है, ये बेस्ड ऑन उपनिषद वाली हमारा जो इसको एम्फेसाइज करता है। मतलब दो चीज़ें अल्टीमेटली जो हमने अभी, अगर आप रिकॉल करो तो हमने यहाँ पे सबसे पहले पढ़ा था कौन सा, पुरुष और प्रकृति वाला। ठीक है, ब्रह्म और आत्मा वाला। ये हमने किस में पढ़ा था, बेसिकली हमने वैदिक फिलॉसफी में पढ़ा था। हमने कॉस्मोलॉजी की बात कर ली, यूनिवर्स की बात करी, धर्म की बात करी। ठीक है, आप कर्म की बात करी हमने। ठीक है, हमने ब्रह्म और आत्मा की बात करी जो कि वेदांता फिलॉसफी को भी बताता है। मैंने आपसे कहा था अभी अभी कि हम फिलॉसफी में ही पढ़ेंगे वेदांता फिलॉसफी। ठीक है, वेदांता फिलॉसफी ब्रह्मानंद ने इसके वो माने जाते, शंकराचार्य ने इसको फॉलो करवाया, फिर लास्ट में स्वामी विवेकानंद ने इसको फॉलो करवाया। ठीक है, ब्राह्मण और आत्मा ये अल्टीमेट रियलिटी है, इंडिविजुअल मैं, मतलब मेरी आत्मा, ब्रह्म अल्टीमेटली गॉड, दीज आर द टू एंटिटीज विच आर अल्टीमेट रियलिटी। ठीक है, अब आती है इसके बाद वेद्स में हम और देखते हैं कि स्मृति है। स्मृति क्या होती है, स्मृति मीन जो हम रिमेंबर कर सकते हैं, सोच के रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब रिकॉल करेंगे तो किस चीज़ को करेंगे कि वो हम एलेबोरेट करेंगे जो हमने ध्यान में रही होंगी हमारी चीज़ें, जो हमने मतलब ड्यूरिंग उस टाइम पे क्या होता था कि आकाशवाणी हुई या जो संत वगैरह हुए वो कुछ सोचते थे, सोच के उनके मतलब कहीं से सुन रहे हैं वो, तो उसको रिमेंबर करके वो चीज़ गाइड करके लिख दे देते हैं इंडिविजुअल के लिए टू लिव अ लाइफ जीने के लिए। तो उसमें बेसिकली क्या देखेंगे, जीने का तरीका, जीवन जीने का तरीका, फॉर लाइफ, लॉज, ड्यूटीज़, सोशल कंडक्ट्स, कि भाई समाज में क्या हो रहा है। अगर हम एक छोटी सी सोसाइटी देखें, सोसाइटी कैसे चलेगी, उसके लिए लॉज की आवश्यकता होगी। ठीक है, कुछ ड्यूटीज़ होंगी जो सब परफॉर्म करेंगे, सोशल कंडक्ट्स होंगे कि कोई चोरी कर रहा है, मैरिज कैसे होगी, लाइफ कैसे एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जिएगा। ठीक है, तो मतलब बेसिकली धर्म पे चलने की बात होगी। तो उस टाइम की लाइफ, उस टाइम पे स्मृतियाँ होंगी, तो उसके रूल्स तभी उसके अकॉर्डिंग रहे होंगे। तो मतलब उस टाइम की सोसाइटी में जो लॉज होंगे वो आज तो रिलेवेंट नहीं होंगे प्रेजेंट में, है ना, वो रिलेवेंट नहीं होंगे, तो लॉज तो अकॉर्डिंगली चेंज होते रहते हैं। तो इसीलिए उसका अगर हम एग्जांपल देखें तो मनुस्मृति। तो अगर मनुस्मृति का जो आप देखा होगा रिसेंट में कुछ सालों पहले भी
जो इश्यूज चले थे, ठीक है, कि मनुस्मृति को जला दिया था, फाड़ दिया था, तो बट वो कॉन्टेक्स्ट ही गलत है, क्योंकि वो उस टाइम के लॉज थे, तो उस टाइम के लॉज आज प्रिवलेंट हो ही नहीं सकते, तो उसका हवाला देके पॉलिटिसाइज करना चीज़ों को, वो चीज़ गलत है। मनुस्मृति इज़ बेसिकली अ बुक विच इज़ लॉज, ड्यूटी और सोशल कंडक्ट, जो उस टाइम पे लिखे गए थे, वो आज रिलेवेंट है ही नहीं, ठीक है। फिर स्मृतिज में और क्या आता है, धर्मशास्त्र में कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स एंड लॉज हैं, ठीक है, पुराण्स हैं, ठीक है, कुछ स्टोरीज ऑफ गॉड, किंग्स एंड कॉस्मिक। देखो स्टोरीज ऑफ गॉड्स ये रिलेवेंट हो सकती हैं, बट लॉज एंड कोड ऑफ कंडक्ट वो उस टाइम की आज रिलेवेंट नहीं हो सकते, बिकॉज आज चीज़ें अलग हैं, आज प्रेजेंट चीज़ें अलग हैं, ठीक है, लाइफ स्टाइल लोगों की अलग है, तो लॉज भी आजकल डिफरेंट हो गए। अब उस टाइम पे आप बात करोगे एआई के लिए लॉज बना लेते या साइबर अटैक्स के लॉज बनते, तो वो आज रिलेवेंट है, उस टाइम थोड़ी ना रिलेवेंट होता, तो बेसिक कॉमन सेंस वाली बात है। अब कुछ ऋतु सभा समिति, नेक्स्ट इसमें जो आपका कीवर्ड है ऋतु सभा और समिति। अब सभा क्या है और समिति क्या है? सभा बेसिकली अगर मैं आपसे बोलूँ कि लोकसभा, राज्यसभा, तो व्हाट इट इज़, असेंबली तो है, ठीक है। समिति क्या है? काउंसिल, ठीक है, काउंसिल। अब ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल है सभा और समिति? तो बेसिकली सभा जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है कि हम रिलीजियस रिचुअल्स के लिए, कमिटिंग डिस्कशंस के लिए, कम्युनिटी में जो भी डिस्कशंस होते हैं उसके लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, तो सभा बेसिकली इसके लिए यूज़ होती थी उस टाइम पे। बट समिति का क्या था, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए यूज़ होती थी कि जो सोसाइटी में है, ठीक है, वहाँ पे पॉलिटिकल डिसीजंस कैसे लिए जाएंगे, ठीक है, जो लॉज हैं उनका इन्फोर्समेंट कैसे करा जाएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस ये है। एक बार और मैं समझा देता हूँ कि जो सभा है बेसिकली जो रिलीजियस पर्पस के लिए, रिलीजियस रिचुअल्स के लिए यूज़ होती थी, ठीक है, कम्युनिटी डिस्कशंस के लिए यूज़ होती थी, डिसीजन मेकिंग के लिए होती थी। बट समिति में क्या होता था, जो हमारी काउंसिल्स थी उसमें पॉलिटिकल डिसीजंस लिए जाते थे, ठीक है, उन डिसीजंस को जो है इन्फोर्स कैसे करा जाए, उन लॉज को, उसको लॉ बना के कैसे इन्फोर्स करा जाए, तो उस चीज़ के लिए समिति यूज़ होती थी। तो बेसिकली वैदिक काल में तो सभा और समिति में दोनों में विमेंस इन्वॉल्व हो सकती थी, बट लेटर वैदिक में इन दोनों का जो इंक्लूजन था विमेंस का वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, प्रोहिबिटेड कर दिया गया। अब आती है बात गणतंत्र की। गणतंत्र पता है हमें, रिपब्लिक होता है, ठीक है, या फिर उसे आप कह सकते हो डेमोक्रेटिक कंट्री होगी जहाँ पे पीपल पे पावर होगी या ग्रुप ऑफ लीडर्स होंगे उन पे पावर होगी, ठीक है। अब जैसे अगर हम एग्जांपल लें कि आज हमारा भारत जो है गणतंत्र है, रिपब्लिक है, तो पावर किस पे है? अगर आप प्रियम्बल की बात करो तो उसमें सबसे, या प्रस्तावना की बात करो तो उस पर सबसे पहले लिखा हुआ है वी द पीपल, ठीक है। तो पावर इज अल्टीमेटली टू द पीपल ऑफ इंडिया। तो उस टाइम पे भी पावर किस पे होती थी? पीपल्स पे होती थी। ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जो अगर हम महाजनपद की बात करें तो उसमें कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जहाँ पे जो है डिसीजंस जो पीपल लेते थे, ठीक है, और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेड असेंबलीज में, समिति या सभा में उसको इन्फोर्स कराने की कोशिश करते थे। तो मतलब जो अल्टीमेटली पीपल्स होते थे, दे चूज अल्टीमेटली हु, द लीडर्स। जैसे हम आज लोकसभा राज्यसभा में एमपी एमएलएस बना के भेजते हैं, वैसे उस टाइम पे होते थे, एंड दे अल्टीमेटली टेक द डिसीजन फॉर द सोसाइटी। अब आती है बात वर्ण आश्रम की। ये भी वर्ण आश्रम आपका एक जो स्मॉल टॉपिक है, वो मेंशन है आपके सिलेबस में। तो उसमें वर्ण आश्रम बेसिकली ये दो वर्ड से मिलकर बना है, वर्ण और आश्रम। तो वर्ण इज बेसिकली व्हाट इट इज, कास्ट, और आश्रम मीन्स स्टेजेस ऑफ लाइफ। हमें पता है उस टाइम पे कास्ट तो बेसिकली इट्स अ ब्रिटिश टर्म जो बाद में दिया गया। देखो वर्ण क्या है, वर्ण बेसिकली 4 उसमें डिवाइडेड है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आपको पता है इनका डिफरेंसेस, ठीक है, नहीं है तो आप एक बार देख लो। ब्राह्मण बेसिकली प्रीस्ट क्लास होती थी, ठीक है, क्षत्रिय वॉरियर क्लास हो गई, वैश्य जो हमारे मर्चेंट्स या फार्मर्स हो गए, शूद्र जो सर्विस और लेबर क्लास हो गई। अब आश्रम, ये 4 आश्रम है, स्टेजेस ऑफ लाइफ, जो कि मेंशन है वेद्स में, ठीक है। ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य वो हो गया जो मतलब आपका बेसिकली विदाउट मैरिज बन के रह रहा है, गृहस्थ मतलब शादी की अवस्था, वानप्रस्थ मतलब जो आपका रिटायरमेंट हो गया, संन्यास मतलब आपने रिनंसिएशन या आपने त्याग दिया और सन्यासी की ओर चले गए,
ठीक है। अब पुरुषोत्तम इसमें कीवर्ड है। पुरुषोत्तम क्या है? पुरुषों में अगर आप उसका संधि विच्छेद या ब्रेक करो, पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में जो उत्तम हो, सुप्रीम पर्सन या सुप्रीम सोल। तो ऐसा शास्त्रों में बताया गया कि लॉर्ड विष्णु इज़ द हाईएस्ट डाइटी इन वैष्णविज्म। अगर मैं शक्तिज्म की बात करूं तो इसमें अल्टीमेटली दुर्गा को बताया गया है। अगर मैं शिव पुराण की बात करूं, ठीक है, तो इसमें अल्टीमेटली किसको बताया गया? शिव को बताया गया है। ठीक है, तो बेसिकली अल्टीमेट सोल जिसको बताया गया वो सुप्रीम पर्सन है, मतलब पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम। अब ऋण, ये भी आपका एक कीवर्ड है। ऋण मीन्स इट्स बेसिकली अ डेट, डेप्ट या ऑब्लिगेशन। अब डेट आप देखते होगे, पितृ ऋण, ठीक है, देव ऋण, ऋषि ऋण, मनुष्य ऋण। अब मनुष्य ऋण में क्या होता है? आपने भैया आप कहते हो ना, या मेरे पूर्वजन्म का कर्म होगा जो मैं इसका अब उधार चुका रहा हूँ या ऋण चुका रहा हूँ, तो आप आते हो फॉलो ह्यूमन बींग्स के लिए। पितृ ऋण हो गया, मतलब जो हमारे, अगर आप थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी में बात करो कि भाई पितृ ऋण है या पितृ आपके खुश नहीं है, तो वो एंसेस्टर्स वाला ऋण हो गया। फिर आ गया ऋषि ऋण, कि आपका जो सेजेस है, सन्यासी हो, उनका कुछ ऋण रह गया हो। डेट ऑफ गॉड, देव ऋण। तो ये सारे ऋण हैं बेसिकली। फिर आते हैं पंच महापात्र। अब पंच महापात्र क्या है? वही जो हमने अभी देखा कि हमारे जो वर्ण सिस्टम है, तो उसी को बेसिकली और इंडिविजुअल रोल में हिंदूज़ में रिचुअलिस्टिक वे में बताया गया है। 5 की रोल्स जो पंच महापात्र हैं उनको, ब्राह्मण्स का कंडक्ट क्या है? रिचुअल्स करना। क्षत्रिय का कंडक्ट क्या है? कि भैया प्रोटेक्ट करना, गवर्नेंस प्रोवाइड करना। वैश्य का क्या है? टू ट्रेड करना, फंक्शनिंग इन द सोसाइटी, मतलब व्यापार वगैरह करना। शूद्र का काम क्या है? कि सर्विसेज प्रोवाइड करना, ठीक है, वर्कर की तरह काम करना। अब इसमें एक और जोड़ दिया, आचार्य। आचार्य का काम क्या है? बेसिकली इट्स अ टीचिंग और स्पिरिचुअल गाइड देना। तो ये हमारे पंच महापात्र हैं। मूविंग फर्दर, बोधिसत्व, इट्स बेसिकली अ टर्म फॉर बुद्धिज्म। इन बुद्धिज्म क्या है? बोधिसत्व वो है, आप ऐसे समझो कि जैसे मेरे को मोक्ष का रास्ता मिल गया, अल्टीमेटली मैं मोक्ष प्राप्त करने वाला हूँ, बट मैं मोक्ष प्राप्त नहीं कर रहा हूँ। आई विल गाइड द पीपल, मैं लोगों को मार्ग दिखाऊंगा कि आप ऐसे जाके जो है आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। तो इसमें क्या लिखा है कि एनलाइटेड बीइंग है, मेड अ रोड टू अटेंड बोधीहुड, मतलब बुद्धाहुड, मतलब पूरा बुद्धा बनने वाला है, बट पोस्टपोन्डेड देयर फाइनल लिबरेशन, ठीक है, निर्वाण। जैसे मोक्ष हिंदू टर्मिनोलॉजी में कहते हैं, वैसे निर्वाण जो है अल्टीमेट लिबरेशन किसको कहेंगे? निर्वाण को बोलेंगे। टर्मिनोलॉजी चेंज हो गई है बस यहाँ पे बुद्धिज्म में। टू हेल्प बीइंग अचीव एनलाइटमेंट, तो ह्यूमंस बीइंग की हेल्प करने के लिए, जो मार्ग नहीं पहुँच पा रहे हैं उनकी हेल्प करने के लिए मोक्ष को या निर्वाणा को बोधिसत्व कहलाते हैं। तो उसमें काफ़ी सारे हमें बोधिसत्व देखने को मिलेंगे। अवलोकितेश्वर, मैत्रेय, ठीक है, मंजूश्री, तो ये कुछ बोधिसत्व हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें जो हमारा टर्म बसता है वो तीर्थांकर बसता है। तीर्थांकर क्या होता है? बेसिकली स्पिरिचुअल टीचर्स होते हैं, ये जैनिज्म में होते हैं, ठीक है, जैन में होते हैं। हु हैज़ अटेन्ड परफेक्ट एनलाइटमेंट, शोज द पाथ ऑफ लिबरेशन, मोक्ष, ठीक है, मतलब अल्टीमेटली मोक्ष का ये लोग भी पाथ दिखाते हैं। जैसे बोधिसत्व होते हैं, ऐसे तीर्थांकर्स होते हैं, और लेकिन ये अटेंड कर चुके होते हैं किसको? मोक्ष को, और उन्हीं के आधार में चलते हैं। तो पहले इसमें 24 तीर्थांकर थे जो हम जैनिज्म में पढ़ते हैं और आगे भी पढ़ेंगे चैप्टर्स में। तो पहले हमारे ऋषभ देव थे, ठीक है, और जो हमारे लास्ट थे 24th, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। सो दिस इज़ हमारा वाला जो कीवर्ड्स थे, हमने जो पहले यूनिट में कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज़ वाले बात थी, तो वो हमने इसको इस लेक्चर में डिस्कस करा है, विच इज़ दिस वन, ये वाला पार्ट। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस रेस्ट रिमेनिंग वाला पार्ट एक एक करके, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, होप यू एंजॉयड द लेक्चर। और कोई भी अगर नई चीज़ समझ में आ रही है, डू कमेंट, आई विल make it clear in another lecture, ठीक है दोस्तों, बाय।